जय हिंद। एक बार फिर से आप सबको नमस्कार है, प्रणाम है, गुड इवनिंग है सबको। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के बारे में बताया था और आज मैं आप लोगों को जनगणना के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसा कि कल मैं आपको बोला था। ठीक है, तो हम लोग आज देखेंगे सेंसस यानी कि जनगणना के बारे में, जो 2026 में भी अभी जनगणना हो रही है और 2000 लास्ट वाला 2011 में हुआ था। जनगणना का पूरा इतिहास देखेंगे, कब से शुरू हुआ भारत में और शुरुआत किस देश से हुआ, ये सब पूरा समझेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं सेंसस यानी कि जनगणना। देखिए, जनगणना जो है सबसे पहली बार जो हुआ था वो स्वीडन में हुआ था। स्वीडन आपका एक नॉर्वे के बगल में कंट्री है, स्वीडन, यूरोप का। ठीक ना, स्वीडन में सबसे पहली बार जो सेंसस हुआ था वो हुआ था आपका स्वीडन में। स्वीडन, ठीक है, स्वीडन में हुआ था। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। ठीक ना, स्टॉकहोम। यहीं पे आपका क्या मिलता है, नोबेल पुरस्कार मिलता है शांति वाला छोड़ के। ठीक है, तो शांति वाला नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में मिलता है। बाकी 5 जो है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल साइंस, इकोनॉमिक और जो लिटरेचर है उसका बाकी 5 का स्टॉकहोम में मिलता है। तो स्टॉकहोम का बस हम ऐसे बता रहे थे, बट स्वीडन में सबसे पहली बार जनगणना प्रारंभ हुआ है। लेकिन जो वैज्ञानिक आधार पे या फिर दशकीय आधार पे, ठीक ना, दशकीय आधार पे कहिए या फिर वैज्ञानिक आधार पे अगर जनगणना की बात करें, वैज्ञानिक आधार पे, तो सबसे पहले जो हुआ था वो यूएस में कराया। ठीक है, यूएस माने अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सबसे पहली बार दशकीय आधार पे, मतलब हर 10 साल पे जनगणना शुरू कराने का जो प्रक्रिया था वो शुरू कराया अमेरिका ने। ठीक है, कितना समझ गए। दूसरा, भारत में अगर बात करें तो भारत में जनगणना जो है वो शुरुआत हुई आपकी सबसे पहले जनगणना जो हुआ 1872 में। 1872 में अंग्रेजों ने कराया। कौन कराया, तो मेयो के समय में। मेयो उस समय वायसराय थे। ठीक है, मेयो के समय में 1872 में। ठीक, ये क्या था कि दशकीय आधार पे नहीं था। ठीक है, दशकीय आधार पे नहीं था। तो दशकीय आधार पे अगर पूछे कि दशकीय आधार पे जनगणना अगर 10 वर्ष के अंतराल पे, वर्ष के अंतराल या फिर वैज्ञानिक आधार पूछे, ठीक, वैज्ञानिक आधार पे जिस तरीके से अमेरिका ने शुरू कराया था उस तरीके से जनगणना की शुरुआत जो हुई वो 1881 में, 1881 में शुरू हुआ। ठीक है, 1881 में तब से जनगणना होना शुरू हुआ और ये कंटिन्यू चला आ रहा है। ठीक, तो जो 1881 में, इस समय जनगणना आयुक्त कौन थे, जो जनगणना का सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसे जनगणना आयुक्त कहते हैं। ठीक है, तो जनगणना आयुक्त की बात करें इस समय, तो इस समय थे W.C. लाउडेन। ठीक है, W.C. लाउडेन थे उस समय जनगणना आयुक्त। अभी 2011 की जनगणना की बात करें तो 2011 की जो जनगणना है, सेंसस है, वो है आपका 15वें क्रम की, 15th नंबर की जनगणना है। ठीक है, शुरुआत से अगर 1872 से बात करें तो 15वें नंबर की जनगणना थी 2011 की। ठीक, अगर 10 की आधार पे पूछे कि 2011 की जो जनगणना थी वो 10 की आधार पे अगर पूछे तो वो 14वें नंबर की थी। 10 की आधार पे ये कौन सी थी, 2011 की 14th नंबर की। ठीक है, 14th नंबर की जनसंख्या थी। अच्छा, अब इसके जनगणना आयुक्त कौन थे 2011 की। जब तक 2026 वाली जनगणना का डिटेल पूरा नहीं आता उससे पहले तक जो भी एग्जाम हो 2011 तक की ही जनगणना को पूछा जाता है। ठीक है, तो ये अभी भी इम्पोर्टेंट रहेगा और इसके बाद भी रहेगा। ठीक, तो 14वें क्रम के थे इस समय जनगणना आयुक्त की बात करें तो जनगणना आयुक्त इस समय थे चंद्र मौली थे। ठीक है, चंद्र मौली जनगणना आयुक्त यानी जनगणना के सबसे बड़े अधिकारी। जनगणना हालांकि गृह मंत्रालय के अंदर में आता है। जनगणना कराता कौन है, ये जनगणना का काम है गृह मंत्रालय का। गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के कैबिनेट मंत्री कौन है अभी, अमित शाह। ठीक ना, वर्तमान में अमित शाह है। ठीक, अमित शाह मोटा भाई है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2011 की जनगणना। 2026 की जनगणना की बात करें तो अभी 2026 में जो जनगणना है, ठीक है, 2026 की अगर सेंसस की बात करें तो इस समय जो जनगणना आयुक्त है वो है मृत्युंजय। ठीक है, मृत्युंजय कुमार। ठीक है, अभी जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार है। ये कौन से नंबर की होगी, तो ये ऐसे तो 16वें नंबर का होगा, लेकिन 10 के आधार पे ये 15वें नंबर का होगा। ठीक है, 10 के आधार पे
दिख रहा है आप सब लोगों को 10 के आधार पे 15वें नंबर का। ऐसे शुरुआत से अगर काउंटिंग करेंगे तो ये 16वें नंबर का, लेकिन 10 के आधार पे ये हुआ नहीं। एक्चुअली होना था 2021 में ही, लेकिन कोविड की वजह से उस समय हो ही नहीं पाया, ठीक है ना। और उससे पहले प्लानिंग भी नहीं हो पाई, क्योंकि जनगणना करने के लिए 1-2 साल पहले से प्लानिंग होनी चाहिए ना, इस साल हमको जनगणना कराना है, तो उसकी वजह से नहीं हो पाया। होते होते कब से हुआ, ये 2026 में, ठीक ना, ये 2026 में हुआ। मतलब कि यहाँ पे 15 साल का गैप हो गया। 15 साल से ये 10 के आधार पे तो रहा ही नहीं, 15 साल का गैप हो गया, ठीक है। और अगर 2011 की जनगणना 2026 की जनगणना का अगर हम पूछे कि मैस्कोट क्या है, मैस्कोट बोले तो शुभंकर बोलते हैं, शुभंकर। मतलब कोई भी चीज को शुरू करने से पहले एक क्या होता है कि कार्टून वगैरह बना दिया जाता है, जिससे क्या उसको मतलब दिखाने का एक तरीका है। तो अभी शुभंकर 2026 का जो है वो है प्रगति और विकास, प्रगति फीमेल और विकास जो है वो मेल के लिए, ठीक ना। इससे ये पता चल रहा है कि मेल और फीमेल सबकी काउंटिंग हो रही है। अगर हम बात करें 2011 का कौन था, तो 11 का जो मैस्कोट था वो था संगणक प्रगणक प्रगणक शिक्षिका, एक पढ़ाती हुई शिक्षिका थी, थी ना, वो इस समय मैस्कोट था, ठीक ना, मैस्कोट। इतना समझ गए आप लोग। ये 2011 का मैस्कोट पूछे तो प्रगणक शिक्षिका, और 2026 को पूछे तो ये प्रगति और विकास, ठीक ना। इसको शुभंकर को कौन मतलब कि उद्घाटन किया था, तो अमित शाह जी द्वारा, आपके होम मिनिस्टर के द्वारा उद्घाटन किया गया, ठीक ना। ये हो गया 2026 का जनगणना। अब आगे हम लोग देखेंगे कि जो हमारा जनगणना जनसंख्या में महाविभाजक वर्ष क्या था, और ये अचानक से जनगणना इतनी तेजी से बढ़ने का लगा। जनसंख्या बढ़ने का एक जो बीच में कारण रहा वो रहा आपका कोविड-19, जो 2020 से 2021 यानी 2 से 2.5 साल जो पूरा चला था, उसकी वजह से जनगणना इतना तेजी से जनसंख्या बढ़ा ना कि उसके कोई हद नहीं। सब लोग खाली थे, घर पे थे, फैमिली के साथ थे, आगे समझ ही सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये पूरा है जनगणना का थोड़ा सा पीछे का इतिहास। अब जो है आपको मैं बताता हूँ 2011 का बेसिकली जनगणना के बारे में, कि उस समय क्या क्या हुआ था, कितने मेल थे, फीमेल कितने थे। अच्छा, जनगणना होने के साथ साथ न सिर्फ जनगणना यानी लोगों की काउंटिंग नहीं होती, सब चीज की काउंटिंग होती है। घरों की काउंटिंग हो जाती है, आपका साक्षरता की काउंटिंग हो जाती है कि घर में अगर 5 लोग हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, किस क्लास तक पढ़े हैं, एज कितना है, बच्चे कितने, मतलब मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, दूसरा मतलब बच्चों में मेल कितने बच्चे हैं, फीमेल मतलब लड़कियां कितनी हैं, लड़के कितने हैं, ये सब काउंटिंग हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका थोड़ा सा हिस्ट्री। अब थोड़ा सा प्रेजेंट और आगे का बात करेंगे, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक। एक सेकंड वेट करिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आगे, ठीक है। तो ये 1921 की जो जनगणना थी, 1921 में, इसको बोला जाता है इस समय जो है जनसंख्या बहुत ही तेजी से घटा था इस साल, ठीक ना। तो 1921 में जनसंख्या की वृद्धि मतलब था बहुत तेजी से घट गया था। रीजन क्या था कि 1914 से 18 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था, उसमें बहुत सारे जो इंडियंस लोग थे वो भी मारे गए थे, ठीक ना। इस वजह से इसको बोला जाता है महाविभाजक वर्ष, महाविभाजक वर्ष, महाविभाजक वर्ष, ठीक ना, महाविभाजक वर्ष। और 1951 में जो था वहां पे भी जनसंख्या जो थी वो 1.33 से घटकर 1.25 रहनी थी। जो ग्रोथ रेट था, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जनसंख्या वृद्धि दर जो था वो 1.33 से 1.22, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो नेगेटिव हुआ था, ठीक है, मतलब घटा था। तो इसको बोला जाता है लघु विभाजक वर्ष, लघु विभाजक वर्ष। और इसी को ही बोला जाता है क्या, महाविस्फोट वर्ष, महाविस्फोटक वर्ष, जनसंख्या का महाविस्फोटक वर्ष। इसके बाद जो जनसंख्या वृद्धि होना शुरू हुआ है, आज तक रुका नहीं है, और आगे भी हम सब लोग रुकने तो नहीं देंगे, इतना तो विश्वास दिलाते हैं, है ना। हम सब लोगों का इसमें बड़ा योगदान रहेगा जनसंख्या वृद्धि में, तो हम लोग इसको रोकने नहीं देंगे, ठीक है। अभी अब जो है पॉजिटिव 11 है, लेकिन 2026 का जनसंख्या ग्रोथ रेट रहेगा जो 11 से 26 तक
में भी वो निगेटिव है, यानी का मतलब अगर इसे पहले 1.5 का रहा होगा 1.5 या 1.6 या 2 का, तो वो थोड़ा सा कम होने वाला है, क्योंकि अभी क्या उस समय बहुत कम लोग पढ़े लिखे जागरूक लोग बहुत कम थे, जिनको सिर्फ खाने और करने से मतलब होता था। ठीक है, अभी क्या है, बाकी चीजें भी देखना है, तो कोई रिसोर्सेस घर में, इकोनॉमी क्या है, चल पाएगा घर की नहीं, बच्चे बहुत ज्यादा होंगे, पढ़ाएंगे कैसे, उनके पास उतने खेती बाड़ी वगैरह कुछ भी रहा नहीं है ना, है ना? तो इन सब की वजह से अभी बच्चे थोड़ा सा कम पैदा हो रहे हैं। अच्छा, अगर हम भारत की बात करें, भारत की बात करें तो भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व की कुल जनसंख्या का, विश्व की कुल जो पॉपुलेशन है उसका 17% रखता है भारत, 17%। ठीक है, 17% जनसंख्या रहता है। 17% का मतलब अगर बोले तो 150 करोड़, 17% अभी है, मतलब 2011 की ये बात है, लेकिन 2011 में जनसंख्या 121 करोड़ था, और उसका 17% मतलब कि टोटल का 17% 121 है, तो 17 छक्का 102 और 12 छक्का 72, लगभग 8 मिलियन। ठीक ना, 800 करोड़, 800 करोड़ पूरे विश्व की जनसंख्या 2011 में लगभग थी 800 करोड़ थे, जिसमें 1/6, 17% का मतलब होता है लगभग 1/6 है, मतलब 1/6 भाग। ठीक है, 1/6 भाग जो है वो पूरे पूरी विश्व की अगर बात करें, अगर इस विश्व को पूरा हम सर्कल में दिखाते हैं, तो यहाँ पे अगर इसको 50% हो गया, आधा परसेंट, यहाँ हो गया ये, इधर 25, इधर 25, और 25 में से अगर हम थोड़ा सा घटा दें तो ये 17% आ जाता है। मतलब अगर पूरी दुनिया का इतना भाग यहाँ पे हम इसको घटा दें तो 17% आपको एग्जैक्ट नजर आएगा। ठीक ना, तो 17% यानी भारत जो है वो इतना टोटल जनसंख्या का इतना एरिया कवर करता है। लेकिन वहीं अगर बात करें भारत की कुल क्षेत्रफल पूरी दुनिया का कितना है, तो वो है 2.4%। मतलब अगर विश्व का क्षेत्रफल आपका 100% माने, पूरे विश्व का क्षेत्रफल 100%, तो भारत के पास कितना है, तो भारत के पास जो है वो 2.4 है। इसको हम ऐसे देखेंगे, ये मान लीजिए 50%, ये 25% हर एक पार्ट को। ठीक, ये हो गया आपका 12.5% जितना, और इसको भी करेंगे तो 6.25, इसको भी करेंगे तो 3.125, मतलब कि बहुत ही कम। अगर हम इन सबको हटा दें तो आप देखेंगे कि क्षेत्रफल कितना है। हालांकि अगर देखा जाए तो उनके हिसाब से भारत के पास एक अच्छा खासा क्षेत्रफल है, पर उतना भी ज्यादा नहीं है। ठीक ना, 2.4 मतलब बस इतना सा है। ठीक ना, लेकिन जनसंख्या यहाँ पे बहुत ज्यादा होने की वजह से ये क्षेत्रफल कम पड़ रहा है रहने और बाकी रिसोर्सेज के लिए, आपका एग्रीकल्चर के लिए। ठीक ना, तो ये होगा आपका पॉपुलेशन और ये हो गया भारत का क्षेत्रफल। ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग 2011 की जनगणना। ठीक है, उससे पहले अगर हम बात करें, ठीक, उसी 2011 की जनगणना के साथ साथ ही अगर हम बात करें तो हम लोग देखेंगे कि मेगा सिटी किसे कहते हैं। मेगा सिटी उसे कहते हैं जहाँ की जनसंख्या यूएनओ के अनुसार, ठीक है, यूएनओ का जो डिफिनेशन है, यूएनओ यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ के अनुसार जो है मेगा सिटी की बात करें तो जहाँ की जनसंख्या 1 मिलियन, ठीक है, 10 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख, और 10 मिलियन का मतलब हो गया 100 लाख, मतलब 1 करोड़, 1 करोड़। ठीक ना, तो जहाँ की जनसंख्या आपका 10 मिलियन से ज्यादा हो जाए, या 10 मिलियन हो जाए, 10 मिलियन से ज्यादा, जिस सिटी की या फिर जिस नगर की जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा हो जाता है उसको मेगा सिटी बोलते हैं। तो अभी वर्तमान में भारत में 3 मेगा सिटी हैं। कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे है आपका सबसे जो बड़ा मेगा सिटी है वो है आपका मुंबई। ठीक है, मुंबई की अगर 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो यहाँ की जनसंख्या थी 18.41 मिलियन, सॉरी 18.41 मिलियन, मतलब लगभग 1.84 करोड़। ठीक है, 1.84 करोड़ यानी लगभग की 18.5 करोड़, 18.5 करोड़, मिलियन से करोड़ में अगर 18.5 करोड़ में 1.85 करोड़। ठीक ना, इतना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 18.41 मिलियन का मतलब हो 1.85 करोड़। दूसरा है आपका दिल्ली। ठीक है,
दिल्ली है। दिल्ली की जनसंख्या अगर ये सिर्फ दिल्ली की बात करें मेगा सिटी में, तो आपका था 16.31 मिलियन, बोले तो 1.631 करोड़। देख रहे हैं इतना ज्यादा जनसंख्या, ठीक है। तीसरा आपका था कोलकाता। कोलकाता कोलकाता की बात करें तो ये था 14.11 मिलियन, बोले तो 1.411 करोड़। मतलब इतना ज्यादा जनसंख्या मुंबई में, दिल्ली में और कोलकाता में। अगर अभी इस बार जो काउंटिंग हो रहा है उसमें ये सब क्या है, 20 मिलियन के पार जाएंगे, 18 मिलियन के पार ये जाएगा, 16 मिलियन के पार। मतलब एक दो लगभग 20 लाख तो बहुत ही कम है फिर भी जनसंख्या के लिए। ये लगभग 21 करोड़, सॉरी 2 करोड़ से तो ज्यादा ही जाएगा, 2.1 करोड़ के समथिंग जाएगा। क्योंकि अभी मुंबई की जनसंख्या बहुत ज्यादा है। आज से 16 साल पहले की बात वो ये जो है, ठीक ना। अभी जनसंख्या ग्रोथ भी हुआ है, लोग पलायन भी किए इधर से उधर पूरा, ठीक है। तो ये हो गया दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, ये 3 हमारे मेगा सिटी हो गए, ठीक। अब इसके बाद जो है, इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे जो है वो है यहाँ की साक्षरता दर कितनी है, कहाँ जनसंख्या सबसे ज्यादा किस स्टेट में है, ठीक ना। और बाकी क्षेत्रफल वगैरह तो आप लोग जानते ही होंगे कि किस स्टेट का क्षेत्रफल कितना है, मतलब किसका सबसे ज्यादा है, सेकंड पे कौन आता है, थर्ड पे कौन आता है, ये सब आपको पता ही होगा, ठीक। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अपना कि जो हमारा ये सर्वाधिक जनसंख्या की बात करेंगे, वो हम लोग का जो 2011 की जनगणना थी, ठीक है, उसमें, ठीक है। पहले हम एक इंडिया का मैप भी बना लेता है कि समझने में और आसानी हो। किसी स्टेट का नाम लेने पे सबसे आपके दिमाग में क्लिक नहीं भी करता होगा, तो आप लोग यहाँ पे तुरंत देख के इसका कहाँ पे स्थित है वो तुरंत समझ जाएंगे, ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो सर्वाधिक जनसंख्या थी, वो सर्वाधिक जो जनसंख्या थी वो थी यूपी की। कितना? यूपी का तो लगभग 23 से 24 करोड़ था, ठीक है। 23 से 24 करोड़ यानी पाकिस्तान की जनसंख्या के आसपास था, 22-23 करोड़। यूपी की जनसंख्या थी लगभग 23 से 24, अभी तो 24 करोड़ हो गई है, ठीक है। उस समय 20 करोड़ के आसपास आई थिंक था, ठीक। सर्वाधिक जनसंख्या आपकी यूपी की थी। उसके बाद अगर किसी की जनसंख्या थी तो वो है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की एक ट्रिक भी है, ठीक है, आपको मैं बता दूंगा। अभी जो सेकंड नंबर पे था वो था महाराष्ट्र। हाँ, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई। उमा तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, वहां से महाराष्ट्र, ठीक है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहारी, ठीक। बिहारी लोग अच्छे होते हैं, ठीक है। उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई, बिहार। तीसरा जो था वो थर्ड, सेकेंड और ये फर्स्ट, तीसरा जो था वो बिहार, बिहार की जनसंख्या, ठीक है। तो ये सर्वाधिक यूपी का, उसके बाद महाराष्ट्र का, उसके बाद आपका बिहार का, ठीक। अब अगर हम बात करें न्यूनतम जनसंख्या की, मिनिमम किसका था, तो न्यूनतम है अगर हम बात करें न्यूनतम, तो न्यूनतम जनसंख्या जो थी वो थी आपके ये सिक्किम की जनसंख्या यहाँ पे न्यूनतम थी। दूसरे नंबर पे, दूसरा न्यूनतम के बाद सबसे मिनिमम मान लीजिए इसकी 10,000 जनसंख्या रही होगी, ठीक है। तो 11,000, मतलब कि ज्यादा, ये बोल रहे हैं कि 11,000, लेकिन सिक्किम की जो जनसंख्या थी उसके थोड़ा सा ज्यादा था अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश को सूर्योदय का जिस राज्य भी कहा जाता है, अरुणाचल का था, ठीक। सर्वाधिक जो है वो अरुणाचल का। बाकी सिटी में आपको बताई दी है कि सॉरी, सर्वाधिक न्यूनतम में सेकंड नंबर, नीचे से दूसरे नंबर पे सिटी में बताई दी है कि सबसे ज्यादा महाराष्ट्र का, उसके बाद दिल्ली का, ठीक। अब देखते हैं हम लोग कि ये 2011 की जनगणना के अनुसार जो शहरी जनसंख्या थी वो कितनी थी, और जो थोड़ा सा इसको याद रखना कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट वन बाय वन आप समझेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ यूपी में बना देते हैं, ये आपके यूपी, ये आपका महाराष्ट्र और बिहार, यहाँ पे यूपी से एक सटा हुआ आपका बिहार। तो फर्स्ट नंबर पे यूपी, सेकंड में आपका महाराष्ट्र और थर्ड में बिहार, ठीक है। और सिक्किम की बात करें तो सिक्किम यही पे है, ये पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ पे सिक्किम आ जाता है, इधर अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्या देख रहे थे कि शहरी जनसंख्या कितनी थी, तो 2011 के अनुसार, जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या जो थी वो थी
आपकी 31.1%, ठीक है। लेकिन जो ग्रामीण जनसंख्या थी वो कितना था, ग्रामीण जनसंख्या आपका 68.9%, ऐड करेंगे 100% आ जाएगा। शहरी जो था वो 31.1%, ग्रामीण जो था वो 68.9, मतलब कि 100 में से 21 लोग ही केवल शहर में निवास करते थे और 68 लोग ग्रामीण जनसंख्या मतलब गाँव में, ठीक है। अच्छा, शहरी जनसंख्या में सबसे ज्यादा किस राज्य की जनसंख्या थी शहर में रहने वाली, तो वो है शहरी जनसंख्या में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में शहरों में सबसे ज्यादा लोग रहने वाले थे। और अगर ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा वो थे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। वही अगर हम यूपी की बात करें, ये स्टेट हो गया, ठीक ना, स्टेट हो गया। स्टेट में अगर पूछे कि शहरी जनसंख्या सर्वाधिक किस राज्य की रहती थी, तो वो महाराष्ट्र। अगर न्यूनतम की बात करें, मिनिमम, तो वो हो गया अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और यूपी में अगर हम बात करें, यूनियन टेरिटरी में, तो सबसे ज्यादा जो शहरी जनसंख्या था वो आपका रहता है दिल्ली, ठीक है, दिल्ली। और न्यूनतम की बात करें तो मिनिमम आपका अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार। ये हो गया आपका शहरी जनसंख्या का, ये भी शहरी और ग्रामीण, मतलब बोले तो ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पे सबसे ज्यादा रहेंगी। जो भी जनसंख्या होगा उसका ज्यादा परसेंटेज गाँव में, मतलब कि कम से कम लोग ही शहर में रहेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि देखेंगे साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट। अच्छा, परसेंटेज के आधार पर अगर पूछेगा तो ये नहीं रहेगा। अगर परसेंटेज के आधार पर पूछेगा कि सर्वाधिक शहरी जनसंख्या, तो वो हो जाएगा आपका गोवा, ठीक ना, गोवा। रीजन क्या है कि गोवा बहुत छोटा सा राज्य है, ठीक है। यहाँ पे महाराष्ट्र के नीचे और कर्नाटक के ऊपर दोनों के बॉर्डर पे गोवा छोटा सा राज्य है। मैक्सिमम उसका जो है वो ये लैंड जो है वो शहर में ही आता है, मतलब सब लोग लगभग शहर में ही रहते हैं गोवा में, ठीक ना। ग्रामीण जनसंख्या बहुत ही कम है, तो परसेंटेज में सबसे ज्यादा गोवा। और अगर परसेंटेज में मिनिमम पूछे स्टेट में, तो वो आपका रहता है अरुणाचल प्रदेश। एक बच्चे से अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम मिनिमम जो है यहाँ पे शहरों में परसेंटेज के आधार पे भी शहरों में सबसे कम रहते हैं। तो अच्छा, 2011 की जनगणना का आपको बता दिए थे कि उनका रोस्टर था प्रगणक शिक्षिका। और जो आदर्श वाक्य जो बोलते हैं, आदर्श वाक्य मतलब एक थीम क्या था 2011 की जनगणना का, आवर सेंसस और फ्यूचर। हिंदी इसका हमारी जनगणना हमारा भविष्य। लेकिन हमारा भविष्य तो अंधकार में हो गया ना जनसंख्या बढ़ने की वजह से, तो फ्यूचर रहा क्या, फ्यूचर तो पूरा अंधकार में चला गया, ठीक है। आगे कुछ देखते हैं साक्षरता दर वगैरह, जनसंख्या घनत्व वगैरह देखते हैं। किस स्टेट की जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, साक्षरता दर किस स्टेट की सबसे ज्यादा है, ठीक है। अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे यानी पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे, तो पॉपुलेशन डेंसिटी में जो सबसे ज्यादा है वो है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी। यहाँ पे रो मत लगा दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे फिर डेंसिटी होता है। रो हम लोग साइंस वगैरह में, फिजिक्स वगैरह में पढ़ते हैं, डेंसिटी मान लीजिए कि रो ही है, ठीक ना। तो पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा बिहार 1106 लोग, मतलब व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, मतलब बिहार का जो क्षेत्रफल है उसके प्रति किलोमीटर स्क्वायर में 1106 लोग रहते हैं, 1106 लोग। वहीं अगर हम लोग बात करें कि मिनिमम डेंसिटी कहाँ है, मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी, तो वो आपका तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। वहीं यूटी की बात करें तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी यूटी में फर्स्ट आपका आ जाएगा दिल्ली, ठीक ना, दिल्ली कितना है 11,046 के आसपास, ठीक है। 11,000 मतलब 11,000 से ऊपर ये शायद ये एक एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं होगा, लेकिन फिर भी 11,000 से ज्यादा कब था, ये 2011 में था। अभी का पता नहीं, वो अगले साल तक पता चल जाएगा या इसी के लास्ट तक, यानी जब भी सेंसस 2026 कंप्लीट होगा पता चल जाएगा कि कितना दिल्ली का पॉपुलेशन डेंसिटी है, कितना डेंस है, बहुत ज्यादा डेंस है। अगर हम लोग लास्ट मतलब की सबसे मिनिमम पूछे यूटी में, तो वो है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार का सबसे कम है, ठीक, अंडमान निकोबार का। यहाँ पे हम लोग इसको मिटा देंगे, ठीक है।
अंडमान निकोबार का। फिर से अंडमान निकोबार का कितना था, लगभग 40 या 46 के अराउंड है। ठीक है, यहाँ पे अंडमान निकोबार हो गया। ठीक, ये लगभग 46 के अराउंड है। ठीक है, पर किलोमीटर स्क्वायर हो ये अरुणाचल प्रदेश में, इसके भी सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम की पॉपुलेशन डेंसिटी 40 पीपल पर स्क्वायर मीटर। अब देखेंगे हम लोग की साक्षरता दर किस स्टेट का सबसे ज्यादा है। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी देखेंगे। अब देखेंगे हम लोग लिटरेसी रेशियो। ठीक है, लिटरेसी रेशियो या लिटरेसी रेट बोलेंगे। ठीक है, लिटरेसी रेट साक्षरता दर, साक्षरता दर। तो साक्षरता जो है वो मेजर किया जाता है 6 साल से ऊपर के लोग, 6 या आई थिंक 7 ना, 6 या 7 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं, तो 6-7 साल का बच्चा है, क्योंकि वो स्कूल में एक क्लास 1-2 में जा चुका होता है, तो उसे नाम, गांव, पिताजी का नाम, माताजी का नाम उसको पूरा मालूम हो जाता है कि जिला कौन सा है, गाँव कौन सा, थाना कहाँ है, परगना कहाँ है, ये सब उसको पता हो जाता है। तो उसको काउंटिंग में ले लिया जाता है साक्षरता में। ठीक है, तो साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो साक्षरता दर की लिटरेसी रेट जो है वो केरला का है। केरल का कितना, 94। ठीक है, 94% यहाँ पे जितने भी लोग हैं 94% वो कम से कम तो अपना नाम, पिताजी का नाम, जिला, ये सब लिख लेते हैं और छोटा मोटा मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा मिनिमम की बात करें तो ये तो सबसे ऊपर है, फर्स्ट पे है। सबसे लास्ट की बात करें तो वो आ जाता है अपना 11सा राज्य है बिहार। ठीक है, सबसे नीचे आ जाता है लगभग 60% यहाँ की लिटरेसी रेट है। 60% मतलब एवरेज से भी कम। भारत का अगर एवरेज लिटरेसी रेट मतलब औसत अगर भारत की बात करें तो 64% है। ठीक है, 64% का औसत, वो इसको भी पछाड़ चुके हैं बिहार वाले। जबकि पूरे ऑल ओवर इंडिया में भी ये उससे भी नीचे आ गए हैं एवरेज से भी। तो बिहार की थोड़ी है ना। औसत जो लिटरेसी रेट भारत की है वो 64% है, जिसमें पुरुष की साक्षरता दर 80% से ऊपर है और महिला की साक्षरता दर 60 8 से 14 70, ये 59 या 58 के आसपास। ठीक है, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो लगभग आपका 64%, 8 से 14 मतलब 70, थोड़ा सा कम ही है, 64 या 56 या 58 के आसपास है। ठीक है, ये भारत में मतलब की औसत हो गई ये लिटरेसी रेट। अगर हम लोग बात करेंगे कि साक्षरता दर में, सॉरी, हाँ जनसंख्या घनत्व हो गया, साक्षरता दर हो गई। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि सबसे ज्यादा जो यहाँ पे क्या नाम, हाँ अभी देखेंगे कि जो त्रिपुरा था, ठीक है, केरल था, ये मेघालय वगैरह, ये सब पूर्ण साक्षर राज्य के कैटेगरी में आ गए हैं। पूर्ण साक्षरता का मतलब होता है कि 95% से अगर अधिक साक्षरता दर होगी ना तो उसको पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया जाता है। 100% में 95%, क्योंकि रीजन क्या है कि कुछ लोग अभी स्कूल जा रहे थे, जनसंख्या यहाँ पे साक्षरता दर ये तो काउंटिंग होने तक वो मतलब स्कूल जाना शुरू नहीं किए थे, उसके बाद शुरू कर दी। तो मतलब कहने का मतलब कि 95%, अगर 95% भी कम नहीं है, ठीक है, 95% भी कम नहीं है, अगर 100 में 95 लोग पढ़े लिखे हैं तो एक मतलब उसको पूर्ण साक्षर का ग्रुप मान लिया जाएगा। वही अगर यूपी की बात करेंगे ना, एवरेज जो क्या हम बोल रहे थे, सॉरी यहाँ पे गलत बोल दिए, जो भारत का औसत साक्षरता दर है वो 73% है। फाइनल आंकड़ा ये था, मैं गलत बोल दिया, एक्चुअली मेल का था, मेल का 80% और फीमेल का 60 के अराउंड। ठीक है, 60-62 के अराउंड, और जाके ये 73 आ जाता है, 64। ठीक है, 64, तो ये 73 आ जाता है। समझ गए आप लोग। अच्छा, जो लिंगानुपात होता है, सेक्स रेशियो जिसको बोलते हैं, सेक्स रेशियो, ये सब जनगणना के साथ ही काउंटिंग हो जाता है। ठीक है, सेक्स रेशियो, लिंगानुपात। सेक्स रेशियो की बात करें तो सेक्स रेशियो जो सर्वाधिक है वो है केरला का। ठीक है, केरल में रीजन, अब सेक्स रेशियो केरल में कितना है, 1084 है। 1084 सेक्स रेशियो को काउंट किया जाता है 1000 पुरुषों के कितनी महिलाएं हैं। तो अगर 1000 पुरुष अगर इधर रखें तो इधर महिलाएं कितने रहेंगी, 184, मतलब यहाँ पे सरप्लस में है, यानी यहाँ पे चिंता वाली कोई ऐसी बात नहीं है, सबका ब्याह हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन मिनिमम की बात करें, मिनिमम
तो मिनिमम आपका हरियाणा में है, हरियाणा में मिनिमम है क्या लिंगानुपात, कितना है वो लगभग 876 या 871, 871, ठीक ना, 871 या 876 है, हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए तो 4 लड़के इधर हो जाए, ठीक ना। तो इतना है 871, मतलब अगर यहाँ पे देखा जाए तो 129 लड़के ऐसे हैं, ये प्रति 1000 होता है, 1000 लड़के, 871 मतलब लड़के नहीं महिलाएं, सॉरी महिलाएं, ठीक ना। 129 लोग ऐसे हैं जो अभी भी सिर्फ हरियाणा में ही अगर शादी उनका किया जाए तो क्या होगा, वो कवारे रह जाएंगे। तो इसका क्या होता है कि हरियाणा वाले कुछ राजस्थान में कर लेते हैं, यूपी में कर लेते हैं, एमपी में कर लेते हैं, इधर हिमाचल में, उत्तराखंड में, पंजाब में, तो कहने का मतलब कोई भी बच्चा नहीं है शादी पे। लेकिन कभी कभी होता है कि किसी को, अब किसी का एकदम ही खराब रहेगा पूरा बैकग्राउंड सूरत सब कुछ, तो उसको देख के तो अगुआ भाग जाएगा, तो ये क्या है, ठीक है। तो 129 लोग अभी भी हरियाणा में है, अगर एक्चुअल में हो तो ये हमारे रहेंगे, लेकिन चिंता वाली कोई बात नहीं है, अभी थोड़ा सा ठीक ठाक हो गया हमें। रीजन क्या है ना कि पहले जो पहले भारत पे, अगर पूरे भारत पे अभी देखे ना तो वो 900 के अराउंड ही है, 912 या 927 के अराउंड है, तो बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है। रीजन क्या है कि पहले क्या भ्रूण हत्या वगैरह बहुत ज्यादा होती थी, लोग चेक करा लेते थे कि बेटा हो रही है, बेटी हो रही है, बेटा हो रहा है कि बेटी, तो अगर पता चलता कि नहीं पहली बेटी थी, दूसरी बेटी हो रही है, या 2 चलो ठीक है, तीसरा बेटा हो गया, तीसरी बेटी हो रही है, तो भ्रूण हत्या ये सब एबॉर्शन वगैरह करा देते थे। इस वजह से जो है लड़कों या महिलाओं की जनसंख्या थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। अगर 6 आपका जो 10 या 9 से नीचे यानी बच्चों का अगर जनसंख्या, बच्चों का अगर सेक्स रेशियो की बात करें तो भी हरियाणा उसमें भी पीछे ही है, उसमें भी हरियाणा पीछे है। मतलब अभी भी अगर बच्चों की बात करें 6 साल नवजात शिशु की, तो उसमें भी सेक्स रेशियो में हरियाणा नीचे ही है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा आपका कंप्लीट जनगणना के बारे में, ठीक ना। कंप्लीट पूरा हम आपको बता दिए जनगणना की शुरुआत कहाँ से हुआ था, भारत की जनगणना कब शुरू हुई, तो इसके आधार पर जनगणना कब से होना शुरू हुआ, जनगणना आयुक्त कौन है, अभी 2026 में कौन है, जनगणना कराने का काम किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, ये पूरा कंप्लीट फैक्ट आपको मैंने दे दिया। अब आपका काम है इसको समझना, याद रखना और अपने दिमाग में इसको हमेशा के लिए सेव करना, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और उसमें कुछ और नया टॉपिक देखेंगे, या फिर वर्ल्ड में कोई हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।